बैंक की नौकरी एक सरकारी नौकरी है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम्म। बैंक की नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है। पैसा है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैसे के साथ स्ट्रेस भी है। Hello, everybody, and welcome to the series of Career Talks with Ishika. इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की करियर जर्नी को इजी और क्लियर बनाएं, एक एक्सपर्ट को बुला के जो उस फील्ड में ऑलरेडी हैं और उस फील्ड में काम कर रहे हैं। दे विल गाइड अस ऑन एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर कोई एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो कैसे करने हैं, एग्जाम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेस्ट कॉलेजेस क्या रहते हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या रहते हैं, एंड रियलिटी ऑफ द जॉब क्या है, उस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पॉडकास्ट. Today we have with us Aisha Madan, who was working as a probationary officer and right now she is a branch manager in a public sector undertaking bank. She will discuss the entire career path of becoming a probationary officer and a branch manager. She will cover everything starting from the exam pattern, structure of the exam, how to prepare for the exam, and what are the challenges that students face. Not only this, she will be discussing about the reality of the job. Also, she will be talking about the pay scale, the perks, promotions, and everything. So, let's dive in and welcome Miss Aisha Madan. Hello, Miss Aisha Madan. Thank you so much for joining in today. How are you doing today? हेलो इशिका, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू. सो ये पॉडकास्ट हम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो बैंक्स की जॉब्स को लेना चाहते हैं और उस पाथ को चूज करना चाहते हैं. तो इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि उनका जो पाथ है हम उसको थोड़ा सा क्लियर बना दें उनके लिए, जो भी उनके डाउट्स आते हैं यूजली उनको हम क्लियर करें इस पॉडकास्ट में. राइट, सो लेट्स डाइव इन टू दैट. मुझे प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से रही है. मैं टोहाना से हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन इंडिया में अलग अलग जगहों से हुई है, बिकॉज मेरे पापा भी बैंक में थे, तो ओह. उनकी पोस्टिंग होती रहती थी अलग अलग जगह। राइट. बट ना, मेजोरिटी ऑफ द एजुकेशन मैंने चंडीगढ़ से ही करा है। ठीक और है. अभी मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में मैनेजर हूँ। ओके. ग्रेट. तो मुझे थोड़ा सा आप अपना ओवरव्यू दो कि आपने क्या पढ़ाई करी है और आप बैंक की जॉब को आपने क्यों चूज करा, कैसे आप वहां पे आए. देखो, पढ़ाई तो मैंने बहुत अलग करी है। मैंने अच्छा. बैंक ओके. की जॉब से रिलेटेड पढ़ाई नहीं करी है। मैंने जूलॉजी में मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ग्रेट. तो काफी डिफरेंट फील्ड हो जाती है। बैंक की जॉब में मैं ऐसा है, क्योंकि बैंक की जॉब थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, सिक्योर होती हैं। तो इसलिए मेरा हम्म. थोड़ा अपनी फील्ड से ध्यान हट गया था। मुझे उसको आगे परस्यू नहीं करना था, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था उसमें। तो आई फिगर्ड आउट कि मुझे बैंक के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है. तो अगर कोई स्टूडेंट है जो बैंक की जॉब्स की तरफ इंटरेस्टेड है तो आपके हिसाब से उसको कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए अपने लिए. देखो, बैंक की जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन। हम्म. तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करो, उससे हम्म. कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके. आपका जो इंटरेस्ट है वो कर सकते हो। बैंक की जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो वो आप किसी भी स्ट्रीम में रह के कर सकते हो। राइट. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। बट अगर आप आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब आरबीआई में जाना चाहते हो या नबार्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें ऐसा होता है कि आरबीआई में आपको फाइनेंस से रिलेटेड काफी चीजें आती हैं एग्जाम में। तो ओके. तब कॉमर्स बैकग्राउंड काम आता है। बट ठीक. ऐसा नहीं है, आरबीआई में भी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की ही है। ठीक तो है. एज सच कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं मैटर करती। हम्म. तो कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए या कौन से स्किल स्ट्रांग होने चाहिए एक स्टूडेंट के, कि उसको इस फील्ड में हेल्प मिले. जैसे बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. तो क्या ये चीज़ सही है या मैथ्स इम्पॉर्टेंट है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. बैंक के एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जनरली सिलेबस क्या रहता है? मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जनरल अवेयरनेस होता है। और हम्म. सबकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। ओके. आपको हर सेक्शन को क्लियर करना होता है। तो ठीक. ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा होना है। मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट आता है बैंक के एग्जाम्स में, रीजनिंग भी डिफिकल्ट आती है, तो उसमें थोड़ा ग्रिप स्ट्रांग होना चाहिए, उससे हो जाता है। तो जैसे अब हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है. सारे गवर्नमेंट बैंक्स के
एक्सेप्ट एसबीआई एक कॉमन एग्जाम होता है जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है। ओके। क्लर्क्स का अलग एग्जाम होता है और ऑफिसर्स का अलग एग्जाम होता है। तो ऑफिसर्स में तो जनरली पैटर्न रहता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हम्म। प्रीलिम्स में आता है मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। हम्म। मेंस में आपको साथ में जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर्स, ये सब रहता है, और आपका एक रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। हम्म। आप प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मेंस देने को मिलता है, मेंस की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो। हम्म। क्लर्क के एग्जाम में सिर्फ प्री और मेंस टेस्ट होता है, इंटरव्यू नहीं होता। और क्लर्क्स में एक चीज ये रहती है कि वो स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसीज निकालते हैं, हम्म। तो वो आप देख सकते हो कि आप जिस स्टेट में हो, आप उससे भरो। इसके अलावा एसबीआई एक एग्जाम कंडक्ट करता है अपने ऑफिसर्स और क्लर्क्स के लिए अलग। हम्म। ये तो हो गए जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। इसके अलावा हमारी होती है रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे आरबीआई है, नबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है। इन सब के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, और हम्म। डिपेंडिंग ऑन कि क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल नबार्ड में एग्रीकल्चर का काम होता है, तो उसके एग्जाम में एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें आती हैं। आरबीआई में क्योंकि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज से रिलेटेड काम होता है, तो हम्म। उसमें कॉमर्स का, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सब चीजें आती हैं। तो वो एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज बैंक्स में मेन यही रहता है कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये मेन चीजें होती हैं। राइट। अगर एक स्टूडेंट बिगिनर है और वो अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, तो आप उसको क्या टिप्स दोगे प्रेपरेशन के लिए? सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो। कोई हम्म। भी एग्जाम क्लियर करने का, एग्जाम को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, और हम्म। उसके कट ऑफ के ट्रेंड को देखना कि हम्म। वो कैसे कट ऑफ जा रही है, किस सेक्शन में ज्यादा जा रही है, टोटल कट ऑफ कितनी जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पे अभी बैंक का ध्यान ज्यादा है एग्जाम हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो आप वो देखो। हम्म। दूसरा, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, आपका मैथ इंग्लिश कुछ अच्छा नहीं है, आप तो बिल्कुल ही बिगिनर हो, तब भी आई डोंट थिंक कि आपको 6 मंथ से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ और साथ में नहीं कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 6 महीने पहले तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो ही करो। हम्म। अब जैसे सेक्शंस होते हैं अलग अलग, आप रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हो, रीजनिंग में पजल्स बहुत मैटर करती हैं बैंक के एग्जाम में, तो आप डेली पजल्स प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी तो रीजनिंग में बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, सिलॉजिज्म हो गई, और डिफरेंट डिफरेंट ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस हो गए, वो बहुत थोड़े इजी होते हैं। पजल्स बहुत डिफिकल्ट लेवल की आती हैं बैंक एग्जाम्स में, तो आप उनको हम्म। डेली प्रैक्टिस करो, हम्म। ताकि आप 2 2 3 दिन प्रैक्टिस करते रहो, वो आपका ग्रिप बने उस चीज पे। हम्म। ठीक है, सिलेबस देखो सबसे पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, फिर सिलेबस देखो, एक टॉपिक को देखो कि क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर सिलेबस में 10 टॉपिक है तो वो 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। आप फिगर आउट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर उन पे ज्यादा ध्यान दो। पढ़ो सारे टॉपिक्स, पर ज्यादा ध्यान उन टॉपिक्स पे दो। हम्म। अब मैथ क्या है, मैथ देखो कितना भी मुश्किल आ सकता है, कितना भी आसान आ सकता है। मैथ की तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ अच्छा हो, उसमें प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जनरल अवेयरनेस कम से कम 6 महीने की आपको आनी ही चाहिए। पीछे तो ऐसा भी ट्रेंड हो गया था कि बैंक्स 1 1 साल की जनरल नॉलेज पूछ रहे थे, जो हम्म। याद करना बहुत मुश्किल होता है, बट 6 महीने तो आपको आना ही चाहिए। और जनरल नॉलेज के केस में आप जितना रिवाइज करोगे उतना सब ज्यादा अच्छा होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे हो जीके, आप 2 सोर्सेज मोर देन इनफ, उनको बार बार रिवाइज करो, ताकि उनमें से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो हम्म। आप कर लो। बाकी इंग्लिश तो इंग्लिश भी सेम है, आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। तो जैसे आपने बोला कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप एक दो सोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हो, तो आप कुछ सोर्सेज के नाम बताओ जिन जो एक स्टूडेंट को हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने में। देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको आपकी जनरल नॉलेज ना वैसे ही ठीक ठीक होनी चाहिए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यू शुड बी अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। तो हम्म। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इवन इफ वो जनरल अवेयरनेस आपके टेस्ट में काम ना आए, लेकिन न्यूज़पेपर वाली जनरल अवेयरनेस आपके इंटरव्यू में बहुत काम आती है, बिकॉज दे आस्क यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, हम्म। प्रेफरेबली एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि आपको थोड़ी फाइनेंस की टर्म्स भी समझ आए। हम्म। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। यूट्यूब पे बैंकर्स अड्डा का चैनल है, ग्रेड अप है, और ऑलिव बोर्ड है, एड्यूटैप है, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप
एक दो को लेकर देखो। फ्री जनरल अवेयरनेस की जनरली फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ ऐसा पेड सब्सक्रिप्शन नहीं रहता है, आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। और हम्म। मोर और लेस बैंकिंग का जनरल अवेयरनेस ना सेम ही रहता है। तो आप दो तीन सोर्सेज, जैसे कोई भी दो सोर्सेज पकड़ लो, हम्म। आप उनको उठाओ, जब आप उनको पढ़ोगे आप उनमें भी नोटिस करोगे, अगर आप तीन साइड से पढ़ रहे हो ना, उसमें बहुत कॉमन चीजें होंगी, तो हम्म। आपको खुद ही पता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है, तो जनरल अवेयरनेस में उसको फाइनेंस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फाइनेंस न्यूज़, फाइनेंस की। प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई नबार्ड रेगुलेटरी बॉडीज वाला एग्जाम, तो फाइनेंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप आईबीपीएस आरआरबी एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो, हम्म। तो सारी जीके की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। वो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से हम्म। समझ में आता है हम्म। कैसे क्वेश्चन यस पूछता है। राइट। तो आपके हिसाब से अगर एक स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी या प्रैक्टिस? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के एग्जाम में, हम्म। क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आजकल बैंक में इतने टफ पजल्स और इतने टफ मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप उस लिमिटेड ड्यूरेशन में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और आपके बेसिक्स, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं, और तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से एग्जाम क्लियर होता है। तो मैंने ना बहुत ज्यादा देखा है कि यूजली स्टूडेंट्स जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब आगे क्या करें, या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो पेरेंट्स एक एडवाइस देते हैं कि बैंक की नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, और आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या ये मेंटालिटी सही है, और किन स्टूडेंट्स को बैंक की जॉब्स करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बैंक की नौकरी एक सरकारी नौकरी है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम्म। बैंक की नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है। हम्म। यस, हम काम करते हैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। हम्म। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% से ज्यादा स्टेक है, दैट इज वाई वी आर अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। दैट्स इट। हमारी नौकरी सरकारी नहीं है। हम्म। तो पहले तो ये मिथ लोगों का खत्म करना बहुत जरूरी है दैट इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। हम्म। स्टेबिलिटी है, हम्म। हमारे पास जॉब जॉब सिक्योरिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है, दैट इज ट्रू, हम्म। बट इट्स नॉट अ जॉब। ओके। तो बैंक की जॉब्स बहुत ज्यादा हाइप्ड है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्टेबल होती हैं, राइट? और एक ये भी है कि प्रेशर कम होता है, और दूसरी चीज कि कुछ लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, उतना टाइम आप काम करो एंड यू कम बैक होम। तो क्या लंच ये टाइम भी हाइप, होता है, क्या? और लंच टाइम भी होता है, ये भी बहुत राइट, फेमस राइट। है बैंक के बारे में। तो क्या ये हाइप सही है, या फिर ऐसा नहीं होता है? हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक दो। देखो, बैंक की जॉब सिक्योर तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, सिक्योर होती है, स्टेबल होती है, आपको नौकरी से कोई इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस आप कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दो, तो हम्म। फिर तो ठीक है। अदरवाइज बैंक की जॉब में प्रेशर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर वर टाइम्स जब बैंक की जॉब में प्रेशर नहीं होता था, ये बहुत टाइम पहले की बात है। बट अब बैंक्स की जॉब में प्राइवेट कंपनीज जितना ही प्रेशर है, हमें डेली के टारगेट्स मिलते हैं, हमें ये चीजें करनी ही करनी है, और हमें सब कुछ करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई स्पेसिफिक काम डिफाइंड है। अगर आप एक ब्रांच में हो तो आपको कस्टमर्स के साथ भी डील करना है, आपको लोन्स भी करने हैं, आपको कैश वाली एंट्रीज भी करनी है, आपको सब कुछ करना है। तो प्रेशर है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स बिल्कुल नहीं है, ये 10 से 5 वाली नौकरी नहीं है, आपको इसे ज्यादा टाइम देना ही देना पड़ेगा। और हम लंच टाइम में अगर खाना खाने जाते हैं तो लोगों को, मुझे नहीं पता इससे क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि खाना आप खाते हो तो हमें भी खाना राइट। खाने को मिलना चाहिए। तो हम्म। हाँ, लोक सपाट, टारगेट्स, प्रेशर, सब कुछ है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अगर आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो तभी आपको बैंक की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। सिर्फ बाहर से देख के कि अच्छा क्योंकि सरकारी नौकरी का बहुत मिथ है कि सरकारी नौकरी है, स्टेबल जॉब है, सिर्फ ये देख के बैंक की जॉब में नहीं आना चाहिए। पैसा है, ये भी बिल्कुल सही बात है, हम्म। लेकिन पैसे के साथ स्ट्रेस भी है, तो आपको वो चीज हैंडल करनी आनी चाहिए। तो आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स क्या होती हैं? एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट पे बैठे हो। आप हम्म। लोन्स भी देख सकते हो, आप डिपॉजिट भी दे सकते हो। वैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को लोन्स की सीट नहीं दी जाती है, बट इन रेयर सर्कमस्टांसेस दे भी दी जाती है।
तो अगर आप लोन्स देख रहे हो तो आपका काम सारा कुछ है, आपको लोन सैंक्शन करना, प्रोसेसिंग करनी है, आपने लोन सोर्स करने हैं, उसको प्रोसेस करना है, उसको एनालाइज करना है कि वो लोन देने लायक है नहीं है, फिर लोन सैंक्शन करना है, मतलब अपने मैनेजर से सैंक्शन करवाना है, उसके बाद अगर लोन्स खराब होते हैं तो उनकी रिकवरी करना, ये सब कुछ आपका काम। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं लोन से रिलेटेड, जितनी भी चीजें जैसे इंश्योरेंस हो गया, आपको उनका डिटेल्स सीबीएस में अपडेट करनी रहती हैं, आपको टाइम टू टाइम विजिट्स करनी रहती हैं, तो वो सब एंसिलरी काम रहते ही रहते हैं। अगर आप नॉर्मल ऑपरेशंस वाली सीट देख रहे हो तो आपको डेली की सारी डीलिंग देखनी रहती है, आप कैश की डीलिंग देखते हो, नेफ्ट आरटीजीएस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आप वो देखते हो, आप लॉकर के ऑपरेशंस देखते हो, तो आप ये सब कुछ देखते हो। बाकी कस्टमर हैंडलिंग दोनों जगह रहेगा, लोन्स के केस में भी और डिपॉजिट के केस में भी। कस्टमर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हो तो। बैंक्स में ब्रांचेस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी होते हैं, तो अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम कर रहे हो तो उसमें आपका जॉब प्रोफाइल डिफाइन रहता है कि आप एमएसएमई देख रहे हो या एग्रीकल्चर देख रहे हो, उस हिसाब से आपको काम दिया जाता है। तो वेरी करता है आपकी पोस्टिंग कैसी है। आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगता है, ब्रांच में काम करना या एडमिन में काम करना? ब्रांच में काम करना, क्योंकि आप जब ब्रांच में काम करते हो आप लोगों से मिलते हो, और लोगों से मिलना एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। हम्म। ऐसा नहीं होता कि लोग हमेशा हमसे प्यार से बात करते हैं, लोग बहुत गुस्सा भी होते हैं, प्यार से भी बात करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। आप बहुत नई नई चीजें सीखते हो लोगों से जब बात करते हो, अच्छा लगता है वो। बाकी काम तो हर जगह करना ही होता है, आप चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो या ब्रांच में, काम तो करना ही है। तो एक ऑफिसर का पे स्केल क्या रहता है और पर्क्स क्या रहते हैं? वो ऑफिसर्स की स्टार्टिंग सैलरी रहती है अप्रोक्सीमेटली 75 to 80,000 ग्रॉस सैलरी। ठीक है। इसके अलावा ऑफिसर्स को अलाउंसेस मिलते हैं, आपको रेंट मिलता है, आप जहाँ रह रहे हो एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक रखता है कि इस एरिया में इतना मिलेगा, इस एरिया में इतना मिलेगा, उसके हिसाब से आपको रेंट मिलता है, आपको न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है, आपको पेट्रोल का कॉस्ट मिलता है, मतलब वो सब फिक्स्ड रहता है कि इतना 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 मिलेगा। आपको फोन के लिए फोन का बिल मिलता है, क्लीनिंग के चार्जेस मिलते हैं, ये थोड़े बहुत कुछ अलाउंसेस हैं। बाकी बैंक में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे क्लर्क्स हो चाहे ऑफिसर्स हो, उनको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं। तो ये कुछ एडिशनल अलाउंसेस है अपार्ट फ्रॉम दी 80,000, 70 और 80,000 जो उनका सैलरी है। हम्म। क्या आपको कभी कभी लगता है कि बैंक में जॉब करना मोनोटोनस हो जाता है, या फिर ऐसा नहीं है? बिल्कुल हो जाता है, बैंक में काम करना बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि आप सेम चीज हर रोज करते हो। अगर आप लोन दे रहे हो तो आप हर रोज लोन दे रहे हो, हर रोज नहीं मतलब आप लोन ही लोन दे रहे हो। आप अगर सेविंग वाली सीट पर बैठे हो तो हर रोज आप बस ट्रांजैक्शंस कर जा रहे हो, लोगों को लॉकर्स ऑपरेट कराई जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है। बट काम इतना होता है कि वो मोनोटनी सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे आपने बताया टारगेट्स के बारे में कि आप लोगों को टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो क्या वो टारगेट्स अनरियलिस्टिक होते हैं? और ऑन द स्केल ऑफ 10 कितना मुश्किल होता है उन टारगेट्स को अचीव करना आपके अकॉर्डिंग? यस, बहुत बार टारगेट्स अनरियलिस्टिक होते हैं, अनड्यू प्रेशर आता है उन टारगेट्स को अचीव करने का। स्ट्रेस भी बहुत होता है क्योंकि वो टारगेट्स अचीव करने ही करने होते हैं। हम्म। स्ट्रेस को अपने से दूर रखना काफी मुश्किल हो जाता है बहुत बार, तो अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो ये बात जरूर याद रखनी है कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब हो चुकी है, गवर्नमेंट बैंक की जॉब्स भी, तो स्ट्रेस बहुत रहेगा। हम्म। बट वही बात है, क्योंकि बैंक्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो टारगेट्स तो ऐसे ही रहेंगे बिकॉज बैंक्स के पास भी और चॉइस नहीं है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो स्ट्रेस आपको रखना पड़ेगा कंट्रोल में। ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस रखना इस जॉब के साथ कितना डिफिकल्ट होता है आपके अकॉर्डिंग? देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, कौन से ऑफिस में है, कौन सी ब्रांच में है। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आपको कोई ऐसी ब्रांच मिलती है जहाँ कस्टमर बेस ज्यादा नहीं है, जहाँ जिस एरिया का पॉपुलेशन ही ज्यादा नहीं है, फुटफॉल ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना काफी हद तक इजी हो जाता है। हम्म। लेकिन वहीं अगर आपको कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग मिलती है जहाँ कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, कोई बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां पे बहुत बार मुश्किल हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, हम्म। क्योंकि बैंक्स में आजकल बहुत काम है,
हमें लगता नहीं है इतना काम है। कस्टमर डीलिंग हम 4 बजे तक करते हैं, उसके बाद बैंकर्स बैठ के अपना बाकी का काम निपटाते हैं। हम्म। तो काम बहुत ज्यादा है। आपकी पोस्टिंग कैसी है, आप उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे थोड़ा सा प्रमोशंस के बारे में बताओ। जैसे आप पीओ भी रहे हो और अब आप एक ब्रांच मैनेजर हो, उसके बाद चीफ मैनेजर होता है, एजीएम होता है ना, एंड लाइक दैट। तो कैसे प्रमोशन होती है, कितने साल बाद होती है, कोई एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं? थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताओ इसमें। बैंक्स में प्रमोशन के लिए एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो ओके। आप पहले एग्जाम क्लियर करते हो, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो देन यू आर क्वालिफाइड कि आप इंटरव्यू में अपीयर हो। उन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी प्रमोशन होती है। प्रमोशन का एक फिक्स्ड टाइमलाइन रहता है, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। जैसे मेरे बैंक में इट ऑलमोस्ट टेक्स 3 इयर्स ओके। आपको हर प्रमोशन के लिए। तो इट्स प्रिटी गुड। बैंक्स में प्रमोशन, अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो बैंक्स उसके लिए बहुत अच्छे हैं। कंसिस्टेंटली होती है, हर 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। मेरे बैंक में तो 3 साल बाद हो जाते हैं एलिजिबल। तो बस वही है, लेकिन आपको प्रमोशन के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, वही एग्जाम इंटरव्यू सब देना पड़ता है। लेकिन है, प्रमोशन के चांसेस बहुत फेयर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो जो प्रमोशन के लिए एग्जाम्स होते हैं वो कितने डिफिकल्ट होते हैं, और क्या उनमें जो आपने करा होता है, जैसे आप पीओ से ब्रांच मैनेजर बने, तो वही सब चीजें पूछते हैं? किस टाइप का क्या क्वेश्चन आते देखो, जो हैं? हाँ बैंक के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के, उसमें पूछा तो बैंक से रिलेटेड ही चीजें जाती हैं, कुछ बाहर की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। हम्म। बट वही बात है, जैसे आप अगर ऑफिसर हो, ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ लोन देख रहे हो या आप सिर्फ बाकी डे टू डे ऑपरेशंस देख रहे हो। छोटी ब्रांच में अगर आप ऑफिसर हो तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है। हम्म। तो बैंक के प्रमोशन के एग्जाम में ये बाइफरकेशन नहीं होती, उसमें सब कुछ पूछा जाता है। बट हाँ, बैंक्स ही आपको खुद प्रमोशन के लिए मटेरियल अवेलेबल कराते हैं आपको। बुक्स मतलब अपने साइट पे बुक्स डालते हैं, जो हमारी इंटरनल साइट होती है उस पे बुक्स डाली जाती हैं। हमारा बैंक तो इनफैक्ट प्रमोशन क्लासेस भी लेता है, हमारी यूनियन प्रमोशन क्लासेस लेती है, हमें हेल्प करती है प्रमोशन के लिए। तो अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लो तो द एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन जब आप और ऊपर वाली पोजीशंस पे पहुंचते हो, थोड़ा मैनेजर के बाद जैसे सीनियर मैनेजर होता है, फिर चीफ मैनेजर होता है, जब आप चीफ मैनेजर या एजीएम तक पहुंचते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिक्रीज होती जाती है और पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जाता है। और जब आप और ऊंचे लेवल से पहुंचते हो तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। इनफैक्ट ऑफिसर से मैनेजर भी आपकी पास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस का एवरेज देखा जाता है, क्योंकि हमारी ग्रेडिंग होती है, हमें स्कोर्स मिलते हैं हर साल। तो उनका एवरेज भी देखा जाता है कि आपको जो टारगेट्स दिए गए थे, आपको जो काम दिया गया था वो कैसा हुआ, आपकी ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया, आपके ऑफिस ने कैसा परफॉर्म किया। वो भी एक फैक्टर होता है बैंक की प्रमोशन के लिए। तो मुझे थोड़े से प्रोज बताओ इस जॉब के, और थोड़े से कॉन्स बताओ इस जॉब के। बैंक की जॉब का सबसे बड़े प्रोज हैं स्टेबिलिटी, जो सबको पता है। हम्म। इनकम, काफी स्टेबल इनकम है और काफी अच्छी इनकम है। अगर हम दूसरे जॉब से कंपेयर करें तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप बैंक में हो तो। तीसरा, आप बहुत कुछ सीखते हो बैंक में। कॉन्स की बात करें तो वही स्ट्रेस, अनड्यू प्रेशर, बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है कभी कभी। कभी ऐसा होता है कि स्टाफ बहुत कम है तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये है स्ट्रेस और प्रेशर, ये ही कौन से हैं बैंक की जॉब के। अगर आपने ये मैनेज कर लिए तो बैंक की जॉब इज अ गुड जॉब। बट अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि स्ट्रेस अभी बहुत ज्यादा लेवल का है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट भी थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, अगर आप वो मैनेज नहीं कर पाए तो आई डोंट थिंक इनकम जॉब स्टेबिलिटी कुछ मैटर करती है। तो यही है प्रोज एंड कॉन्स। आपने प्रेशर की बात करी। आप प्रेशर से डील करने के लिए क्या करते हो इस जॉब में? अभी तो मैं सीख रही हूँ प्रेशर से डील करना। फ्रैंकली मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए बैंक में जॉब करते हुए। वाह। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया करती थी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे लिए एक दिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम्म। अभी भी ऐसे दिन आते हैं, नो डाउट। बट ओवर द टाइम आप सीख जाते हो कि आपको किस चीज के लिए ज्यादा स्ट्रेस लेना है, किस चीज के लिए नहीं लेना। देखो, काम के लिए काम तो आपको करना ही करना है, आप काम से नहीं बच सकते हो। हम्म। ऐसा लोग बोलते हैं सरकारी बैंक है कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा, बट सरकारी बैंक में भी उतना ही काम होता है और वो काम आपको करना ही करना है। और स्ट्रेस भी रहेगा ही रहेगा। तो आई एम स्टिल इन माई लर्निंग फेज। ओवर द इयर्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट।
तो अभी तो मैं लर्निंग फेज में हूँ। बाकी मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन या इग्नोरेंस इज ब्लिस कभी कभी आप ये अपना सकते हो। आई एम ग्लैड कि आप सीख रहे हो, एंड आई होप कि आप जल्दी जल्दी सीख जाओ, आपको कोई प्रेशर ना हो। तो जैसे आपने एज अ पीओ भी काम करा है और अब आप ब्रांच मैनेजर हो, तो दोनों के जॉब रोल्स में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑफिसर को तो अपने अपना स्पेसिफिक काम इन द सेंस, अगर आप वही आप लोन के ऑफिसर हो तो आपको लोन्स देखने हैं, आप हम्म। डेली ऑपरेशंस वाले ऑफिसर हो तो आपको वो देखना है। छोटी ब्रांचेस में आप सिंगल ऑफिसर हो तो आपको सब कुछ देखना है, ईच एंड एवरीथिंग। ब्रांच मैनेजर ने पूरा ब्रांच को मैनेज करना है। ब्रांच मैनेजर इज लाइक द हेड ऑफ द ब्रांच। ब्रांच मैनेजर ने तो सब कुछ देखना होता है, ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सन। लोन्स, डेली ऑपरेशंस, कस्टमर्स, ऊपर वाले ऑफिस का प्रेशर, बैंक से मिसलेनियस काम बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। तो ऑफिसर्स को वो सारे काम करने होते हैं। ट्रांसफर्स कितने टाइम के बाद होती है बैंक की जॉब्स में? ट्रांसफर्स का हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, ओके। बट 3 साल में जनरल ट्रांसफर तो होती ही है कि आपको एक ब्रांच से तो दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो दूसरी ब्रांच आपके शहर में ही हो सकती है, आपकी स्टेट में हो सकती है। आउट ऑफ द स्टेट ट्रांसफर की हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। किसी बैंक में 5 साल में होती है, किसी में 7 साल में होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से बैंक में हो। बट 3 years इज अ जनरल नॉर्म, उसके बाद आपकी ट्रांसफर होगी ही होगी। राइट, और आपको ऑफिसर्स की जाना ही पड़ता है। यस, क्लर्क्स के लिए 5 years रहता है, एक ब्रांच में 5 साल का। बैंक्स की कोई ऐसी जॉब्स बताओ जिनमें स्ट्रेस कम होता है और इतना अनड्यू प्रेशर नहीं होता। प्रेशर और स्ट्रेस तो हर बैंक में होगा ही होगा। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आप जहाँ अपना मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा कम स्ट्रेस, वो है रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ अ वेरी नाइस जॉब। आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहता है, आपको सैटरडेज ऑफ मिलते हैं। आरबीआई के ऑफिसर्स की सैलरी हमसे बहुत ज़्यादा होती है, उनके अलाउंसेस हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि आरबीआई के एक नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर से ज्यादा आरबीआई के असिस्टेंट को सैलरी और पर्क्स मिलते हैं। हम्म। तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि आरबीआई की जॉब इज नाइस। नबार्ड हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, सिडबी हो गया। इन जॉब्स में क्या रहता है कि आपको एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल ही देखना होता है। आपको यू डोंट हैव टू, आपको सब कुछ नहीं करना होता उसमें। जैसे आप अगर नबार्ड में जा रहे हो तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करोगे, नेशनल हाउसिंग बैंक में जा रहे हो तो वो काम करोगे। आरबीआई में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में आप वही काम करोगे। इन सब का प्लस पॉइंट यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस बैंक से कंपैरिजन में उन जगहों पे मेंटेन करना ज्यादा इजी होता है। हम्म। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, पर्क्स भी अच्छे हैं, तो इनका एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। तो हम्म। इसके लिए आपको, अगर आप बैंक के लिए 100% मेहनत कर रहे हो, तो इनके लिए आपको 110% मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी 150% भी, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। राइट। तो लेकिन अभी अगर आप चाहते हम्म। हो कि आप बैंक में जाओ, सॉरी, अगर आप चाहते हो मतलब आपको फाइनेंस और बैंक्स की जॉब फैसिनेट करती हैं, तो आप पहले ट्राई करो इन रेगुलेटरी बॉडीज में जाने की। क्योंकि हम्म। इनके सिलेबस भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आपको तैयारी थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ती है। अगर वो नहीं होता, फिर आप दूसरे बैंक्स की तरफ आओ। क्योंकि बाकी बैंक से क्या है ना कि सिलेबस कॉमन रहता है, टॉपिक्स कॉमन रहते हैं। तो अगर आप एक बैंक के एग्जाम की तैयारी करो तो बाकी आप मैनेज कर लोगे। राइट। तो आई थिंक आपको वो ज्यादा पहले प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बैंक की जॉब्स के लिए जाने का सोच रहे हो, तो फर्स्ट टारगेट आरबीआई एंड नबार्ड, इनके एग्जाम्स, और उसके बाद आप बाकी सब एग्जाम्स की तरफ जाइए, हाँ, है ना? आपकी पहली प्रेफरेंस ये सब होना यस। चाहिए। बाकी आप तैयारी हर चीज की करो, बट ध्यान में रखो कि मुझे वो जॉब की तरफ ज्यादा मतलब मेहनत करनी है। क्योंकि अगर वो जॉब मिल गई तो आपकी लाइफ काफी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक स्टूडेंट अभी प्रेपरेशन शुरू कर रहा है और वो अभी ग्रेजुएशन में है, तो आप उसको क्या टिप्स दोगे कि कैसे वो स्टार्ट करे अपनी जर्नी? और अगर उसने आर्ट्स नहीं लिया है या कॉमर्स नहीं लिया है और उसको जीरो नॉलेज है इस एग्जाम के बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में। देखो, पहले तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप बैंक की जॉब के अलावा कोई और जॉब देखो। ठीक है। बैंक की जॉब बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, बट इट्स लाइक कि बच्चे बहुत कुछ पढ़ रहे हैं आजकल, बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ गए हैं जो नहीं होते थे हमारे टाइम पे। तो जस्ट बिकॉज वही बैंक की जॉब है, सरकारी है, इसलिए मत आओ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मत आओ।
पहले बाकी चीजें भी देखो कि आप कहाँ जा सकते हो, पहले वो देखो। उसके बाद बैंक का देखो। ग्राउंड जीरो से भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो वही बात है, क्योंकि बेसिक मैथ आता है, मतलब बेसिक मैथ, बेसिक रीजनिंग, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है बट अल्टीमेटली वो बेसिक चीजें ही होती हैं। आपको स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो सब देखने पड़ेंगे। आज स्टार्ट कर दो, आप 6-7 महीने बाद प्रिपेयर्ड होगे एक एग्जाम देने के लिए। कंपटीशन ज्यादा है तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड हर एग्जाम। ओके, सो सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी वो माइंडसेट लेके आते हैं, कि आसान जॉब है, प्रेशर नहीं है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, वो गलत है ना। और आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ आपने ब्रेक किया है। तो वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपनी जर्नी फिर से शुरू करनी हो, आप क्या डिफरेंट करोगे उसमें? क्या आप फिर भी बैंक की जॉब चूज करोगे, और अगर करोगे तो क्या डिफरेंट होगा उसमें? अगर मुझे अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करनी हो तो मैं अपने लिए और ऑप्शंस देखूंगी, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बैंक में इतना काम कर रही हूँ तो मैं कहीं और भी कर सकती। तो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस नाउ डेज। तो आई विल फर्स्ट प्रेफर कि मैं कुछ और देखूं। दूसरा, आई एम नॉट डीमीनिंग बैंक का जॉब्स, बिकॉज बैंक की जॉब्स बहुत स्टेबल होती हैं। और वही बात है, बैंक्स ही हैं जो कंसिस्टेंटली वैकेंसीज देते हैं। तो बैंक की जॉब में अगर मुझे कुछ दोबारा से स्टार्ट करना हो तो मैं सबसे पहले यही करूंगी कि मैं स्ट्रेस लेना कम करूंगी। वो बहुत बार आपके हाथ में नहीं होता, बट अगर मैं शुरू से शुरुआत करूं तो मैं ये इंश्योर करूंगी कि मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखूं, अपने स्ट्रेस को। ये चीज, जैसे मैंने पहले बताया, आई एम स्टिल लर्निंग, वो चेंज करना चाहती। द जॉब इज नाइस। थोड़ा वही प्रेशर, टारगेट्स और वर्क कल्चर थोड़ा सा खराब हो रखा है। द जॉब पर से इज नॉट बैड, अगर हम उसके पर्क्स, सैलरीज, स्टेबिलिटी वाला कंपोनेंट भी अगर देखें तो इट्स नॉट बैड। एंड आई थिंक एक ये भी होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही आप अगर आप एग्जाम क्रैक कर लो तो आप इतना अच्छा अर्न करने लग जाते हो। तो एक वो भी ट्रिगर करता है कि आप यंग एज पे इतना अर्न कर रहे हो, तो यूजली लोग इसलिए भी जाते हैं इसके लिए। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा आई थिंक मिथ्स जो है वो ब्रेक हुए हैं इधर। And I think that this will be it from my side. Thank you so much for joining in, and it was really a very insightful session. I enjoyed, talking with you. Thank you so much. Thank you so much for watching today's episode. Everything shared in this podcast comes from the personal experiences and journey of Miss Aisha Madan. I hope it brings you clarity and helps you make informed decisions. If you have any doubts, please comment down below and our expert will clear it for you. Do not forget to subscribe to the channel. Thank you.